नमस्कार, मैं समर भूमिश्वर शर्मा। 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का जो अवधि है, इस अवधि को माओवादियों ने घोषित किया है शहीदी सप्ताह। दरअसल 28 जुलाई 1972 ईस्वी को सीपीआई माओवादी के संस्थापक नेता सारूमजदार की पुलिस ने हत्या कर दी थी। यूँ तो 28 जुलाई का जो अवधि है, ये माओवादी हर साल मनाते हैं। लगभग वे लोग भी मनाते हैं जो कि सारूमजदार को कहीं न कहीं से अपने मानने का काम करते हैं, मानने का प्रयास करते हैं या फिर मानते हैं। लेकिन इस मामले में सीपीआई माओवादी में एक डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट शहीदी सप्ताह के रूप में हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि सीपीआई माओवादी के वरिष्ठ नेता श्याम मुरली महेश की हत्या 2 दिसंबर 1999 ईस्वी को माओवादी के जो नेता थे श्याम मुरली महेश, उनकी हत्या होती है। हालांकि उस समय सीपीआई माओवादी की स्थापना नहीं हुई थी। सीपीआई माओवादी का स्थापना 2004 में हुआ था। लेकिन सीपीआई माओवादी के सबसे बड़े घटक सीपीआई एमएल पीपुल्स वार के 3 नेता थे जिनकी उस समय पार्टी थी, और उस 3 नेता थे, उनकी हत्या होती है। और उसके बाद से ही जो है लगभग 2005 ईस्वी से माओवादियों ने तय किया है कि हम ये शहीदी सप्ताह मनाएंगे, और उस सप्ताह में पूरे देश भर में जितने भी लोग शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनको याद करेंगे, और उनके जो शहादत है, उनकी शहादत का सम्मान करेंगे, और पूरी दुनिया में, पूरे देश में और पूरी जनता के बीच इस बात का प्रचार करेंगे कि आंदोलन के दरमियान या एक क्रांति की तैयारी के दरमियान इन लोगों की हत्या हुई है, जो सरकार ने किया है। या फिर वो स्वास्थ्य कारणों से भी अगर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको भी शहीद का दर्जा इस सीपीआई माओवादी देती है। तो ये जो आपको 15 दिसंबर 1999 को जो श्याम मुरली महेश की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही इस शहीदी सप्ताह का शुरू हुआ था।
सप्ताह का मामला है, ये सिख समुदाय से भी जुड़ता है। शहीदी सप्ताह सिख समुदाय से इस प्रसंग में जुड़ता है कि जब उनके गुरु गोबिंद सिंह के बेटे थे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को मुग़ल शासक बाजिर खान ने एक दीवार में चुनवा दिया था, और यह घटना थी 1704 से लेकर के 1705 के बीच का। इसके बाद इनके अलावा जो है गुरु गोबिंद सिंह के 2 और बेटे थे, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझारू सिंह। इन दोनों की शहादत युद्ध में लड़ते हुए हुआ था, जबकि गुरु गोबिंद सिंह इस लड़ाई को संचालित कर रहे थे, और वो एक पहाड़ पर एक गुफा में थे छिपे हुए अपने सैनिकों के साथ। तो ये पूरी शहीद सप्ताह का जो प्रसंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिख समुदाय के लिए भी। और मुझे लगता है कि ये जो माओवादियों का भी युद्ध चल रहा है, भारत के जिस सरकार जो है, अनाकारी सरकार जो है, इसके खिलाफ जो माओवादियों ने भी युद्ध ठाना है, युद्ध की शुरुआत किया है, इसमें भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण साथी मारे गए थे। चाहे वो 28 जुलाई 1972 को मारे गए सारे मजुमदार हों, या फिर उनके नेता श्याम मुरली महेश हों, या फिर अब बासव राज की भी उनकी इस लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत में माओवादियों ने जो शहीद सप्ताह का शुभारंभ किया था उसका एक काल आज है, इस दरमियान 28 जुलाई से 3 अगस्त बीच में। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 अगस्त को पूरे भारत बंद है, या फिर कहा जाए माओवादी प्रभावित इलाकों में भी बंद का असर दिख सकता है। माओवादियों ने इस दरमियान बड़े पैमाने पर पोस्टरिंग किया है, पोस्टर चिपकाए हैं और नारे लगाए हैं, ये तमाम चीज़ वो करते रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन तमाम चीज़ों के बाद भारत सरकार ने इतने बड़े हमले किए हैं माओवादियों पर, माओवादियों के नेताओं की हत्या किया है, उनके महासचिव तक की हत्या कर दिया है, उनके 400 से अधिक नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक की हत्या कर दी गई है। इसके बाद भी माओवादी अगर शहीदी सप्ताह मना रहे हैं पूरे देश में, अगर ये सोचने वाली बात है कि अमित शाह का बार बार ये दावा होता है कि 26 तक हम माओवादी को समाप्त कर देंगे, मार्च 26 तक, तो ये हवाई चौचलेबाजी या जुमला तो कहीं नहीं है। माओवादी आज भी ताकतवर हैं, भले ही उनके बड़े नेता मारे गए हैं या उनके कार्यकर्ता ने अपना शहादत दिया है या फिर वो सरेंडर किए हैं, जो भी घटनाएं हुई है, लेकिन माओवादी आज भी अगर हैं वहाँ पर, तो ये चीज़ दिखाता है जनता उनके साथ कहीं न कहीं है। मैंने था जनता के सहयोग के, जनता के समर्थन के एक दिन भी माओवादी जंगल में नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य बात है, एक मनुष्य को हर दिन कम से कम 4 बार खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और इस हर 4 घंटे के बाद जो भोजन मिलने की परंपरा है, हर मनुष्य की ज़रूरतें हैं, इसकी पूर्ति नहीं होगी अगर, तो माओवादी एक दिन भी जंगल में नहीं टिक सकते। उनको इसकी पूर्ति हो रही है, भारत सरकार के लाखों फौज लगा देने के बाद भी अगर माओवादियों को 4 टाइम खाना मिल रहा अगर है संघर्ष जारी रखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि माओवादियों को भारत सरकार जनता से अलग नहीं कर पाई है और उनको काट नहीं पाई है। माओवादी आज भी लड़ रहे हैं, और इसका एक प्रमाण यह भी है कि उसने अपने महासचिव की हत्या के बाद सीधा एएसपी गिरपुंजे की हत्या कर दिया, बम से उड़ा दिया उनको। इसके बाद भी कई सिपाहियों की हत्या किया उन्होंने, कई मुखबिरों को मारा उन्होंने। और अब जब शहीदी सप्ताह शुरू हुआ था, इसके शुरुआत में ही 2 जवानों को इन्होंने बम से उड़ा दिया आईईडी विस्फोट में। तो इससे पता चलता है कि माओवादी सरेंडर नहीं करेंगे। अब अमित शाह ने ही अपने आप को सरेंडर कर लिया है। अमित शाह ने साफ कहा है कि हमें माओवादी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, सशस्त्र माओवादी को ख़त्म कर देंगे। तो अमित शाह अपने पैटर्न में बदलाव लाए हैं, और वो समझ गए हैं कि जो पहले दावे करते थे कि माओवादी को देश भर से समाप्त कर देंगे, वो दावा पर वो कभी खड़ा नहीं उतर सकते, और यही कारण है कि अब वो सशस्त्र माओवाद ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। सच्चाई हकीकत यह है कि माओवादी ना तो कल ख़त्म होने वाले थे, ना आज ख़त्म हुए हैं, और ना ही 26 के बाद ख़त्म हो जाएंगे वो। ये जुमला था, और जुमले के तहत इन्होंने जो अंबानी अडानी के लिए पूरे देश का खजाना खोल दिया है, संसाधनों पर कब्जा करने की जो मुहिम चला रहा है, इसको कहीं न कहीं वो अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है।
अमित शाह की सरकार जो है, मोदी की सरकार जो है अब यही कर रही है। ट्रंप के सामने तो इनकी चूत नहीं खुलती, चीन के सामने भी इनकी आवाज़ नहीं निकलती, नाम तक लेने का औकात नहीं है इनको। लेकिन अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करने में जो इनको मज़ा मिलता है, उसका जवाब या उसका हिसाब या उसकी सज़ा ये जनता ज़रूर मुकर्रर करेगी। बहरहाल एक माओवादियों में एक परंपरा और भी रही है, वो है अपने शहीद साथियों के याद करने के अलावा उनके याद में स्मारक बनाने का। सरकार ने बार बार इस तरह से माओवादियों के स्मारकों को तोड़ने का प्रयास किया है और इसके तहत वो माओवादियों के नाम निशान को उठाने का जो प्रयास किया है, शायद वो अभी अब संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सरकार एक स्तूप को तोड़ती है तो माओवादी नए स्तूप का निर्माण कर देते हैं। सुनिए पत्रकार छत्तीसगढ़ जो बस्तर के हैं वो क्या बोलते हैं। बहुत खास बात ये कि यहाँ पर जो है उस वक्त 3 स्मारक हुआ करते थे। बाद में फिर फोर्स के मूवमेंट यहाँ पर हुआ और उन्होंने उस स्मारक को तोड़ दिया, लेकिन 3 स्मारक को तोड़कर ध्वस्त करने के बाद माओवादी ने वहाँ 4 स्मारक बना दिया। क्या मैसेज है, कौन कमज़ोर हो रहा है? 31 मार्च 2026 तक क्या वाकई माओवाद खत्म हो जाएगा? क्या तस्वीर होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो यही बात है, सरकार एक स्मारक तोड़ती है, माओवादी 2 स्मारक तैयार कर लेते हैं, 3 तोड़ती है, 4 तैयार कर लेते हैं। जनता उनके साथ है, जनता की निगरानी सारा चीज़ होता है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के माओवादी एक दिन भी इस देश में नहीं टिक सकते। कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो जनता सरकार हो, या फिर माओवादी उसके नियंता क्यों ना हो। भोजन अनिवार्य ज़रूरत है। अगर भोजन माओवादी को हर दिन मिल रहा है तो निश्चित तौर पर जनता ही उनको पहुंचा रही है, जनता ही उनको दे रही है। जनता का उनको अगाध समर्थन है, पर्याप्त समर्थन है। और ये अलग बात है कि इस समर्थन कितना आगे बढ़ेगा। अगर इस समर्थन बढ़ता जाएगा अगर तो माओवादी निश्चित तौर पर सत्ता भी देश पर कायम कर सकते हैं, या फिर देश में गृहयुद्ध का जो माहौल अमित शाह ने छेड़ा है उसको और वो विकसित डेवलप कर सकते हैं। जो भी स्थिति हो, ये शहीदी सप्ताह है, माओवादियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि वो अपने शहीदों को हमेशा याद रखते हैं और अपने शहीदों के खून के कर्ज को वो हमेशा चुकाते हैं। अमित शाह ने जो कदम उठाया, उनके सैकड़ों साथियों की शहादत किया, इसका परिणाम किस में सामने कल आएगा नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि माओवादी कभी कर्ज नहीं रखते। माओवादी अपने शहीदों का कर्ज सदैव चुकाते हैं। चाहे वह श्याम मुरली महेश की हत्या के बाद भी उन्होंने सरकार के कई मंत्रियों की हत्या किया है, तो अपने महासचिव की हत्या का बदला क्यों नहीं लेंगे? सवाल रहेगा ही, सवाल तो है। और जवाब माओवादी देंगे, भुगतान भारत सरकार करेगी। कैसे करेगी देखना है हमें आगे क्या होता है। और ये शहीदी सप्ताह का जो दौर है उसके अंतिम दिन में भारत बंद का भी आह्वान है, देखते हैं उस दिन भी क्या होता है। और माओवादियों के शहीदी सप्ताह के दरमियान एक चीज़ और जो स्पष्ट करना चाहिए वो ये है कि माओवादी एक युद्ध लड़ रहे हैं, भारत सरकार भी एक युद्ध लड़ रही है। युद्ध में मनुष्य की हत्या होती है, विरोधियों की हत्या होती है। अगर दुनिया के इतिहास को देखें हम, अगर तो भारत दुनिया में जब से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की स्थापना हुआ है या लिखा गया है, उसके बाद से ही पूरी दुनिया उथल पुथल रही है। पेरिस कम्यून की बात करें हम अगर, तो उसमें भी लगभग 40,000 मजदूरों की हत्या की गई थी। उसके बाद सोवियत क्रांति की बात करें अगर, तो उसमें भी प्रथम विश्व में करोड़ों लोगों की जान गई थी। अगर हम और आगे बढ़ें तो द्वितीय विश्व के दरमियान भी लगभग करोड़ों लोगों की जानें गई थी। अगर हम और आगे बढ़ें तो लगभग हम रूसी क्रांति की बात करें तो लगभग उसमें भी लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई थी। और द्वितीय वर्ल्ड वार में सिर्फ सोवियत संघ के ही 2 करोड़ से अधिक लोगों की जानें गई थी। अगर हम और चीनी क्रांति की बात करें हम अगर, तो चीनी क्रांति के दरमियान लगभग 10 करोड़ लोगों की जानें गई थी, जबकि चीन की आबादी उसमें मात्र 44 करोड़ था। तो सवाल उठता है कि भारत में अगर इस तरह से युद्ध चल रहा है या क्रांति की तैयारी चल रही है, तो इसमें लाशों को, शहादतों को कम संख्या में गिना नहीं जा सकता। 140 करोड़ की आबादी भारत की अगर है, निश्चित तौर पर 30-32 करोड़ लोगों की जाने तो जरूर जाएगी। एक युद्ध है, युद्ध में लोग जाने जाती है। अब ये सुनिश्चित करना भारत सरकार को है कि वो 30 करोड़ 32 करोड़ लोगों की जानें लेगी या फिर स्वेच्छा से अपनी सत्ता को हस्तांतरित करेगी या लोगों को
जनता को हाथ में देगी? ये भी एक सवाल है। माओवादी कब रुके थे, कब रुकेंगे पता नहीं, लेकिन अब सरकार नहीं रुक रही है, निश्चित तौर पर इसका भुगतान भी सरकार को ही करना पड़ेगा। 50 ईस्वी में चीन के 10 करोड़ लोगों की जान जाती है, जबकि उसकी आबादी 44 करोड़ थी। आज इसके 44 करोड़ वाले भारत में अगर इसकी संख्या 32 करोड़ की पुर जाएगा तो कोई नई बात नहीं होगी। जहाँ 32 करोड़ लोग जाने की संभावना है, वहाँ पर 400-500 लोगों की हत्या मायने नहीं रखता। यह संख्या बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। करोड़ों लोगों की जाने जा सकती है, जाएगी, अगर क्रांति भारत में सफल होती है। क्योंकि हर क्रांति, हर आज़ादी अपना मूल्य मांगती है, और वह मूल्य मनुष्य के खून के रूप में होता है, बलिदान के रूप में निकलता है, त्याग के रूप में होता है। और यही वह रक्त है, यही वह खून है, यही वह बलिदान है जो किसी भी राष्ट्र को आगे की ओर ले जाता है और दुनिया में उसको स्थापित करता है। क्योंकि आज़ादी कीमत मांगती है और कीमत उसका खून में चुकता होता है। जितनी बड़ी आज़ादी उतनी बड़ी कीमत। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।